नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार जीडीए के लाइव क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप गुमराह नहीं रहे, निकले बाहर और अब हमारे साथ जुड़े आप। आगे क्या सब बल चल रहा था, अपना टॉपिक बल, दाब और डेंसिटी, घनत्व, यही चल रहा है ना। बल। कल की क्लास में हमने जाना था अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और इसके अलावा उत्प्लावन बल और ससंजक और आसंजक बल, इनके बारे में हमने जाना। और बाकी जो पार्ट बच रहे हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। पेशीय बल क्या होता है? पेशीय बल, वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है? वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है? पेशीय बल क्या होता है? वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है? विद्युत स्थिर, ये क्या होता है? और इसके अलावा ये 2 नंबर, फिर 3 नंबर आपके घर्षण बल, ये सारे पार्ट बचे हुए हैं ना। घर्षण बल भी बचा हुआ है अभी, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। बाकी लगभग कंप्लीट है आपके बलों में। पेशीय बल ये पढ़ना था और वैद्युत स्थिर आकर्षण बल ये बचा हुआ पार्ट है, और घर्षण बल तो आज की क्लास में ये कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा दाब और घनत्व, ये भी पार्ट बचा हुआ है। पेशीय बल, जैसा कि आप नाम से ही पहचान रहे हैं, पेशीय बल क्या होता है? पेशीय बल क्या होता है? ऐसा बल जो मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहा जाता है। मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, मांसपेशियों द्वारा, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल। अच्छा, मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल ये आपका पेशीय बल कहलाएगा। अब इसमें ज्यादा कोई सोचने समझने वाली बात है नहीं। मांसपेशियां, मसल्स 639, 639 ये ह्यूमन बॉडी में होती है, आप सबको पता है। मानव मानव शरीर में मांसपेशियां हैं वो 639 है, 639 पाई जाती है, सबको पता है ना जी। स्केलेटन सिस्टम के समय हमने आपको बताया था। तो पेशीय बल क्या रहेगा? मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल आपके पेशीय बल कहलाता है। उदाहरण, क्या हुआ? पेसमेकर, पेसमेकर इसका संबंध हृदय से होता है। आपका जो हार्ट है, पेसमेकर का सीधा संबंध होता है, और पेसमेकर यदि कार्य करना बंद कर दे तो हार्ट अटैक की संभावना, संभावना क्या समझ गए? पेसमेकर का संबंध आपके हृदय से होता है। तो उदाहरण के लिए घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना, पता है घोड़ा है, गाड़ी किसके द्वारा खींचता है? तो ये पेशीय बल के द्वारा, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। अब आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा बल लग रहा है, तो ये सीधी सी बात है, इसमें पेशीय बल लग रहा है। और भी एग्जाम्पल तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए भारी वस्तु को उठाने के लिए, भारी वस्तु उठाना, भारी वस्तु को उठाने पर पेशीय बल लगता है। अच्छा, यदि भारी वस्तु आपसे नहीं उठाई जा रही तो कौन सा बल लगेगा? किस बल के तहत हम उसको उठा सकते हैं? जैसे आपके कोई भी बहुत बड़ी भारी वस्तु है, उसको उठाने के लिए जैसे आप क्रेन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कौन सा बल लगता है? कौन सा बल लगेगा बताना जरा।
तो ये घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना, भारी वस्तु को उठाना, इन सब में पेशीय बल ही काम आता है। ठीक है, ये मसल्स फोर्स हो गया आपका, पेशीय बल काम करेगा। कोई दिक्कत है नहीं है इसमें? छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, तो देख लेना आप यहां से। नंबर 2, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ये लीजिएगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अब इसका क्या अर्थ है? ये क्या होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल? ये क्या है? आपने अवश्य देखा है। अच्छा, ये दो वस्तुओं के संपर्क में जब आता है तो रगड़न के द्वारा या घर्षण के द्वारा यह बल उत्पन्न होता है, किसी दो वस्तुओं के आकर्षण से। होता है कि नहीं होता? दो वस्तुओं के आकर्षण से, ये दो वस्तुओं के आकर्षण से, दो वस्तुओं के मध्य जब आकर्षण होता है, आकर्षण से उत्पन्न होता है ये। जैसे उदाहरण की बात करें, सूखे बालों में कंघा डालें, सूखे बालों में कंघा करने पर बाल खड़े हो जाते हैं। बाल खड़े होना। इसके अलावा आपने देखा होगा सर्दियों के समय सर्दियों में कंबल होती है, जो कंबल में चिंगारियां उत्पन्न होना, देखा है ना? चिंगारी उत्पन्न होना। या कई बार आप एक दूसरे हाँ ऐसे ही यदि कई बार ऐसे स्पर्श हो जाता है अचानक, तब भी ये विद्युत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल आपके उत्पन्न होता है। तो ये सबको आपको मालूम है कि सर्दियों में कंबल में चिंगारी उत्पन्न होती है। अचानक आप देखते हैं जब उसको ओढ़ते हैं ना, तो चिंगारियां उत्पन्न होती है उसमें, पता है? तो ये सब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ही होता है। सूखे बालों में यदि आप कंघा कर रहे हैं, सूखे बालों को, हाँ, तो आप देखते हैं कि बाल खड़े हो जाते हैं ऐसे। या फिर प्लास्टिक की जो स्केल है, ठीक है, स्केल को बालों में रगड़ने के बाद यदि कागज के महीन टुकड़ों के पास ले जाए, कागज के महीन टुकड़ों के पास ले जाए, क्या होगा? करके चेक कर सकते हैं, अभी ले जाए, हाँ, तो टुकड़े क्या होंगे? धीरे धीरे क्या होंगे? चिपक जाते हैं, स्केल के चिपक जाते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है ये आपके स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के ही रहने वाले हैं। ये लीजिएगा, यदि कोई क्वेश्चन यहां से बने तो फिर आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ये तो आपको पता है। यदि स्केल आपके पास है तो अभी आप बैठे हैं, ये प्रयोग करके देख सकते हैं आप। छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े होंगे, बालों में स्केल को लगाओ, इसके नजदीक ले आओ, तो ये जो टुकड़े हैं ये धीरे धीरे आप ऊपर उड़ने लगेंगे, उसके चिपक जाएंगे। आप चेक कर लें। सर्दियों में कंबल में चिंगारी उत्पन्न होना, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। और ये तो हो ही गया, सूखे बालों में कंघा करने पर बाल खड़े हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण होते हैं। किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए आपको पेशीय बल लगाना पड़ता है। घोड़ा गाड़ी को खींचता है पेशीय बल के द्वारा। आपने ऊंट को अवश्य देखा होगा, ऊंट है वो भारी वस्तु, या जो आपके ये डोंकी होते हैं ये भी बहुत भारी वस्तुओं को ले जाते हैं, क्योंकि उनमें पेशीय बल है वो बहुत ज्यादा लगता है, पेशीय बल लगाना पड़ता है उनको। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ससंजक बल कल आपने जाना था, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगता है। आसंजक बल है, दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच में लगता है। तो ये बातें तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका अब आने वाला है, वो रहेगा फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। घर्षण बल, आप बैठे हैं ना,
थोड़ी देर के बाद में आप खड़े भी होंगे तो एक मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है, किसके कारण? घर्षण बल के कारण। यदि घर्षण नहीं हो तो ड्राइवर गाड़ी के ब्रेक नहीं लगा पाता। यदि घर्षण बल नहीं लगे तो गाड़ी के ब्रेक लगेंगे ही नहीं। घर्षण नहीं होने के कारण, यदि घर्षण नहीं हो तो आप दरवाजे को बंद नहीं कर सकते। दैनिक जीवन में जो कार्य होते हैं वो बिना घर्षण के काम होते नहीं है। यदि हम लिख रहे हैं तो यदि घर्षण बल नहीं लगेगा तो ये जो मार्कर है आपका, ये यहां से नीचे गिर जाएगा। तो ये सारे के सारे तथ्य जो है वो घर्षण बल के कारण होते हैं। तो क्या प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा, घर्षण बल कब लगता है? जब दो वस्तुओं का आपस में संपर्क हो। ठीक है, जब दो वस्तुओं का आपस में संपर्क हो और गति का विरोध हो। मुख्य बात यह रहेगी, घर्षण बल क्या होता है? दो वस्तुओं के संपर्क में, दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर गति का विरोध हो, गति का विरोध हो। यह ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट लाइन है। जब कोई वस्तु किसी के संपर्क में आती है और गति का विरोध हो, यह जरूर ध्यान रखें, तो उसे घर्षण बल कहा जाता है। यह आपका फ्रिक्शन फोर्स है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है जी। घर्षण बल मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो आप याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। स्थैतिक घर्षण बल होता है, स्थैतिक। सर्पी घर्षण, ये भी होता है सर्पी घर्षण। और एक इसका अन्य जो टाइप रहेगा वो आपके लोटनी घर्षण है। लोटनी घर्षण, ये घर्षण के 3 टाइप रहेंगे। आपने देखा होगा कि जो ढोलक बजाने वाले होते हैं, ढोलक, ब्याह और शादी में ढोलक नहीं बजते क्या? तो ढोलक को वो बजाने से पहले उनकी जो परत है, पृष्ठ जो है, उस पे पाउडर लगाते हैं। ऐसे पाउडर छिड़कते कि नहीं छिड़कते? कोई बात नहीं, कैरम जो खेलते हैं उस पे पाउडर नहीं छिड़कते क्या? कारण क्या है उसका? घर्षण बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए? आपने साइकिल के पहिए में बॉल बेरिंग अवश्य देखी होगी, बॉल बेरिंग। उसमें भी लुब्रिकेंट डाला जाता है, शुष्क स्नेक डाला जाता है उसमें, पता है आपको? हाँ। गाड़ियों का जो स्टीयरिंग होता है वहां भी ये डाला जाता है। हाँ, डालते हैं कि डालते नहीं है? तो ये सब घर्षण के कारण ही होते हैं ये। तो दो वस्तुओं के संपर्क में आने से यदि कोई वस्तु गति का विरोध करती है तो उसे हम घर्षण बल बोलेंगे। इसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। स्थैतिक, सर्पी और लोटनी। स्थैतिक घर्षण क्या होता है बताओ भैया? स्थैतिक क्या है? लौटने का मतलब तो लुढ़कना होता है। लौटने का मतलब लुढ़कना। अच्छा, गांव में क्या होता है? गांव में वो ट्रैक्टर और ट्रॉली जो होती है उसमें कई बार वो आपके ये चढ़ाने के लिए, हाँ, ये जो पट्टियां होती है ना, ये। अच्छा, आपने देखा है क्या इसको उतारने के लिए किसका यूज करते हैं? करते हैं क्या ऐसा? उसके, हाँ, एक को उतार लिया, फिर पास वाले को उतारना है तो एक लोहे का पाइप रखते हैं वो लोग, उसको रखते हैं और पट्टी का आगे वाला हिस्सा इसके ऊपर रख के सीधा उसको वहां से लुढ़का लेते हैं। लोटनी घर्षण है जी। कौन सा घर्षण है?
लोटनी घर्षण, आसानी हो गई ना। तो दो वस्तुओं का संपर्क हुआ, एक तो वो आपकी पट्टी हो गई, एक वो लोहे का पाइप हो गया। तो दो वस्तुओं का संपर्क हो रहा है और गति का विरोध भी हो रहा है, तो ऐसा बल क्या कहलाएगा? घर्षण बल। तो इसका ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, ये आपका लोटनी घर्षण है, लुढ़क गया आसानी से। आप जहां टेबल पे बैठे हैं, इसको आप खिसकाने का प्रयास करें, सरकाने का प्रयास करें, इसमें भी बल लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन ये जो बल लगेगा वो कौन सा रहेगा? शर्पी। किसी वस्तु को सरका रहे हैं आप, उस स्थान से हटा रहे हैं, सर्पी घर्षण है। और स्थैतिक घर्षण बल है, ये ध्यान में रखिएगा, इसका मान सबसे ज्यादा होता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कौन से घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है? तो स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है। इसका लिख लें आप, इसका मान सबसे ज्यादा होता है। इसका मान क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ये आपके राजस्थान की ग्रेड 3 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। आसान होते हैं ये प्रश्न। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन से घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है, तो स्थैतिक घर्षण बल का मान है वो सबसे ज्यादा होता है। इसकी तुलना में इसका कम होता है। ठीक है, तो ये रहेगा आपके स्थैतिक की तुलना में कम, स्थैतिक की तुलना में कम होता है इसका मान, तुलना में कम होता है। और एक और पार्ट बच रहा है, लोटनी घर्षण, इसका मान सबसे कम होता है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम मान जो होता है वो आपका लोटनी घर्षण का ही होता है। सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण का होता है, सबसे कम लोटनी घर्षण का होता है, और बीच में यदि पूछा जाए तो फिर वो सर्पी घर्षण होगा। लोटनी से ज्यादा और स्थैतिक से कम होगा। तो ये मध्य वाला है। मध्यमान रंग कौन सा होता है? पीला। हाँ, ऐसे याद होने चाहिए प्रश्नों के आंसर। प्रश्न बोला, आंसर आ गया। मध्यमान रंग पीला होता है जी, बिल्कुल सही है। अब घर्षण बल का उपयोग कहां है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहां खड़ा हूं सीधा, तो मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है, किसके कारण? घर्षण के कारण। लिख लीजिएगा आप, मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है अब किसके कारण? तो ये रहेगा आपके घर्षण के कारण। यदि घर्षण नहीं होता तो मनुष्य सीधा खड़ा नहीं रह पाता है। अच्छा, टेढ़ा खड़ा हो जाता। वाह, दिमाग है। बिना घर्षण के ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाता, ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाता। अब बताओ, जब घर्षण नहीं होगा तो ब्रेक नहीं लगेंगे, और नहीं लगेंगे तो फिर आप जानते ही हैं। घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है? लगा इसके पीछे से है। बिना घर्षण के ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाता, और बिना घर्षण के मास्टर जी चौक से लिख भी नहीं पाते। बिना घर्षण के चौक से लिख नहीं पाते। क्या लिखें इसको? चौक से नहीं लिखा जाता। अब आपकी सारी बातें ये समझ में आई होगी। कुछ पल्ले पड़ा क्या? घर्षण क्यों जरूरी है? बिना घर्षण के आप ये दरवाजे को बंद नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा, कमांडो सर जब आ जाते हैं और आपको डर लगता है, उस समय तो आपकी कौन सी ग्रंथि काम करती है? हाँ, अचानक सर आते हैं वो कमांडो सर आपकी
कैंप में आते हैं, तब आपका जो है, हाँ, तो उस समय कौन सी ग्रंथि आपकी कार्य करती है? उस डर को दूर करने के लिए हमें उस समय के लिए कौन सहारा देता है? अरे मैं तो यहां रहता ही नहीं। अच्छा, ये है क्या? बताओ बेरा जी, कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? अरे पैराथायराइड नहीं होती, एड्रिनल ग्रंथि होती है। नाम नहीं आया, कोई बात नहीं है। घर्षण के कारण ही यदि आप केले के छिलके को कहीं गिरा देते हैं तो वो आसानी से स्लिप होके गिर जाता है। होता है कि नहीं होता? केले का छिलका कहीं गिरा हुआ है, आपका पैर वहां लगा, आप स्लिप होंगे, गिरेंगे, पैर टूटेंगे। तो ये सब घर्षण के कारण ही होते हैं। ठीक है, घर्षण को कम करने के लिए कैरम पर पाउडर छिड़का जाता है। नोट, इस बात को आप अवश्य लिख लें। ये तो दिखेगा नहीं, ये ले लेता हूं। क्या चीज है? हाँ, जो बिल्कुल है, ये टायरों का घिसना, ये सब इसी के कारण होते हैं। कैरम पर पाउडर छिड़का जाता है। कैरम पर, कैरम बोर्ड देखा है ना, पाउडर छिड़कते हैं उस पे। किस कारण? घर्षण को कम करने के लिए, हाँ जी, या बढ़ाने के लिए। गाड़ियों में ग्रीस लगाते हैं, कारण? ठीक है, हाँ, तो कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है ताकि घर्षण कम हो। हाँ, और यदि कम होगा तो आपको खेलने में सहूलियत होगी। आराम से वो जो गोटी होती है उसको आप ऐसे, हाँ, ये तो आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली बातें हैं। ढोलक जो बजाते हैं, मैंने आप जैसा कि आपको बताया कि ढोलक का जो बाहर वाला प्रस्थ होता है जहां से वो बजाते हैं, तो उस पे भी पाउडर लगाते हैं। आप देखना, जब आपकी शादी में आए तो उनसे पूछना आप, हैं? हाँ, वो जब भी आए पूछ लेना आप, उनसे पूछना भाई कि आप पाउडर लगाते हैं कि नहीं लगाते। बिल्कुल लगाते हैं वो। तो ये सारी की सारी बातें घर्षण की है। ठोस ठोस सतह के बीच में घर्षण ज्यादा लगता है, द्रव्य द्रव्य की सतह के बीच में घर्षण उससे कम लगता है। और सबसे कम घर्षण की बात करें तो ठोस और गैस के बीच में घर्षण का मान, ठोस और वायु जो होती है गैस, उसके बीच में घर्षण का मान सबसे कम होता है जी। कोई दिक्कत नहीं है? लो, तो ये सारे बल थे जो हमने पढ़े। कल की क्लास में भी जाने, आज की क्लास में भी कुछ बल है वो हमने पढ़े। नेक्स्ट अपना छोटा सा टॉपिक दाब है। क्या है? दाब। लगाओ आप हेडिंग, दाब। प्रेशर, दाब। अब दाब तो आप जानते हैं। यहां से इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आएगी? दाब किसको कहते हैं? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु की सतह पर, है ना, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक है या प्रति इकाई क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? दाब कहलाता है, दाब। अब यदि ये याद नहीं हो रही तो इसको और आसान बना देते हैं। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल। भाई एग्जाम में कई बार आपसे फॉर्मूले पूछे जाते हैं। कार्य का फॉर्मूला मैंने जैसा आपको बताया कि कार्य का फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया आर्मी के पेपर में, और शायद आपको याद भी होगा। W बराबर
F गुणा S, यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहा जाता है। और ज्यादा चर्चा करें तो W बराबर F इंटू एस कोस थीटा। कार्य का मान ज्यादा कब होता है, कम कब होता है, ये आप सबको पता है। बल बटे क्षेत्रफल, तो ये इकाई एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है उसी को हम क्या कह देते हैं, दाब कह देते हैं। इसको और आसान बनाए, प्रेशर इक्वल क्या बनेगा, F अपॉन ए। बन गया भैया इसका फॉर्मूला। अब P का मतलब तो प्रेशर होता है, दाब होता है, ये फोर्स हो गया और एरिया क्षेत्रफल हो गया। आगे कहानी समझ में, तो ये आपका दाब होगा। दाब का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक क्या होता है। चलो एक सवाल आपसे पूछा जाए, एक बर्तन अपने पास है, ये बर्तन है, इस बर्तन में 3 छिद्र है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, 3 छेद है। अब इसके अंदर पानी है, क्या है, पानी पूरा भरा हुआ है ये पानी से। आप अपना दिमाग लगाना और बताना, ठीक है। और एक और है ये वाला जिसमें एक ही छेद है, और एक और ले लेते हैं तीसरा पार्ट जिसमें ऊपर की तरफ छेद है, इसमें नीचे और इसमें 3 छेद है, और तीनों पानी से भरे हुए हैं, ये तीनों के तीनों, इसमें पानी है सारे में। तो जरा मुझे बताना कि इसमें से पहले कौन सा बर्तन खाली होना है, बीच वाला, इनमें से पहले सबसे पहले कौन सा बर्तन खाली होगा, जरा बताना। अच्छा ये मुझे ये बताओ कि इनमें से ज्यादा पानी कहां से निकलने वाला है, कारण क्या है। इसका मतलब इस पे दाब है वो ज्यादा लगेगा। अब जब दाब ज्यादा लगेगा तो इस वाले भाग से पानी, तो इसका मतलब ये हुआ कि गहराई बढ़ने पर दाब भी बढ़ जाता है। आ गया समझ में, गहराई बढ़ने पर क्या होगा, दाब भी बढ़ जाता है। तो भाई किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कह देते हैं, दाब कह देते हैं। और दाब का मात्रक क्या होता है, शाबाश, दाब का मात्रक जो होता है वो होता है आपके पास्कल। क्या होता है, पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। और इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन है, न्यूटन वर्ग है मीटर। लो जी, इसको ये भी लिखा जा सकता है न्यूटन वर्ग मीटर। क्लियर है बातें। तो ये इंपोर्टेंट भी होता है, पास्कल को पीए लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पीए। ये भी जरूर ध्यान दें, दाब का मात्रक जो होगा वो पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। ठीक है। वायुमंडलीय दाब, इसका एक छोटा सा टाइप लेते हैं, वायुमंडलीय दाब। आपने सुना है ना वायुमंडलीय दाब, नहीं सुना। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है। वायुमंडलीय दाब मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन, रोजाना, ये जो वायुमंडल का दाब है वो लगभग 16,000 किलोग्राम लगता है। यानी मनुष्य के शरीर पर रोजाना 16,000 की बात करें, 16,000 ये किलोग्राम दबाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है रोज। वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल, ये रोजाना मनुष्य के शरीर पर 16,000 किलोग्राम का दबाव डालता है। क्या आपको महसूस होता है
भाई आपके शरीर पर अभी 16,000 किलोग्राम का वजन वायुमंडलीय दाब के द्वारा लगाया जा रहा है। क्या आपको पता चल रहा है? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे ऊपर कोई दाब डाला जा रहा है? क्या गौरव, अभी पता चल रहा है क्या? नहीं। कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य के शरीर के अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद है जो सामने से फिर दबाव डालते हैं। अब वो शरीर के अंदर से दाब डालते हैं या वायुमंडल के बाहर से दाब डाला जाता है, इन दोनों का बैलेंस क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हमें पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर वायुमंडल का दाब पड़ रहा है। समुद्र तल से लगभग 110 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेंटीमीटर जो दाब है वो कम हो जाता है। लगभग 110 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेंटीमीटर दाब कम हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर खाना बनाने में दिक्कत होती है। पहाड़ पर खाना बनाने में समस्या आती है। कारण क्या है? क्योंकि उस समय वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो वहां पर जो उष्मा है उसको लेटेंट हीट बोला जाता है, गुप्त उष्मा कहते हैं, उसका मान भी कम हो जाता है। और ऐसी स्थिति में खाना पकाने में आपको समस्या आती है। कब? जब आप पहाड़ों पर जाते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना तो है, ये देखा भी होगा कि जैसे जैसे ऊंचाई पर यात्री जाते हैं उसके नाक से खून का रिसाव होने लग जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण ये सब ऐसा होता है। वायुयान में बैठा जो यात्री है, अब आप तो बैठे नहीं है अभी वायुयान में तो वायुयान में बैठा जो यात्री है उसके पास में जो फाउंटेन पेन होता है, हाँ वही, किसने खोज की फाउंटेन पेन की? वाटरमैन ने, शाबाश। तो उसके अंदर वाली जो स्याही होती है उसमें रिसाव हो जाता है। हाँ जी, अरे जो स्याही है ना उसमें रिसाव होने लग जाता है। वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण ये सारी घटनाएं घटित होती है। क्या आपने कभी देखा कि अचानक आंधी आती है फिर भागते हो? क्या आपने ऐसे देखा कि कभी तूफान आता है? क्या आपने ऐसा देखा है क्या कभी कि धीरे धीरे मौसम साफ होता है? क्या आपने ऐसा भी देखा कि कभी धीरे धीरे बारिश भी आती है? तो ये सारी की सारी घटनाएं वायुमंडलीय दाब पर ही आधारित है। तो यहां से एक प्रश्न निकल के आएगा, वो होगा वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? लिखिएगा, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है? ध्यान दे, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। किसमें? बैरोमीटर में। किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर में। फोर्टी नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने इसका आविष्कार किया था। लेकिन वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा प्रश्न एग्जाम में अवश्य आपको देखने को मिलता है। चूंकि ऐसा सवाल पहले एग्जाम में पूछा गया, भूकंप को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मो रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं ना। और अभी ये जो हाल ही में रिट का एग्जाम लगा उसमें भी पूछा गया था कि भूकंप की तीव्रता को किस में मापते हैं? रिक्टर स्केल में। और विनाशकारी भूकंप कौन से होते हैं? हाँ, जिसका पैमाना 7 से अधिक हो वो विनाशकारी होते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं भैया? वायुमंडलीय दाब को याद रखिएगा बैरोमीटर में मापा जाता है। किस में मापते हैं? बैरोमीटर में। 3 बातें आप ध्यान में रखना, विशेष बातें हैं, विशेष बातें।
हाँ, 3 बातें, विशेष बातें हैं। वायुमंडलीय दाब यदि अचानक कम हो जाता है बैरोमीटर में, तब क्या होता है? बताओ भैया। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है? बैरोमीटर का प्रयोग कहां किया जाता है? तो ध्यान दे, बैरोमीटर का प्रयोग जो है, बैरोमीटर का प्रयोग मौसम की पूर्वानुमान जानकारी प्राप्त करने में करते हैं। पूर्वानुमान जानकारी प्राप्त करने में करते हैं। कहां करते हैं रे? मौसम का पहले से पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि आज आंधी आएगी, कि तूफान आएगा, बारिश होगा, मौसम साफ रहेगा, क्या होने वाला है। तो आपने देखा होगा क्रिकेट का जो मैच चलता है उसमें पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी जाती है कि आज है वो हल्की हल्की बारिश आ सकती है, मौसम खराब रह सकता है। तो ये सारा का सारा पाठ्यांक के द्वारा होता है, बैरोमीटर का प्रयोग उसमें किया जाता है। लो, नंबर 1, यदि बैरोमीटर में पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है, क्या होगा? करो, इसका आंसर क्या होगा? यदि बैरोमीटर में पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है, ये बैरोमीटर है, इसका पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है, तब क्या होगा? मौसम में परिवर्तन होगा। अरे तो होगा क्या मौसम में? आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश होगी, क्या होगा? ऐसे पूछ रहा हूं मैं। यदि बैरोमीटर में पाठ्यांक है वो अचानक नीचे गिरता है तो ध्यान दें आप, आंधी या तूफान आने की संभावना है। आंधी या तूफान। क्लियर बातें? आंधी कब आती है? लो, अब वो सानिया कह रहा है कि मैंने पूछा आंधी कब आती है, कि ये बोल रहा है कि बारिश से पहले। अरे बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि अचानक नीचे गिर रहा है ना तो आंधी या तूफान आने की संभावना है, और बता रहे हैं। और यदि पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है, बताओ क्या होगा? अब एक तो अचानक नीचे गिरा और एक धीरे धीरे गिर रहा है, इसमें क्या होगा? बारिश आएगी क्या? क्या होगा इसमें? बारिश आएगी। जी बिल्कुल सही है। इसमें क्या होगा? वर्षा होने की संभावना, वर्षा की संभावना है, ध्यान में रखना। बारिश कब आती है? जब बैरोमीटर में पाठ्यांक है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है। और एक जो स्टेटमेंट और है तीसरा, वो रहेगा आपके, यदि पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। अब बताओ इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका मतलब है कि मौसम आज साफ रहने की संभावना है। मौसम क्या है? साफ। मौसम आज साफ रहने की संभावना। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। वायुमंडलीय दाब को किसमें मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, अन्य तथ्य देख लो जहां से एग्जाम में सवाल बनते हैं। 5-7 मिनट लेंगे इसमें। विशेष बातें हैं, ये विशेष तथ्य है। जैसे जैसे
जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, कभी कभी देखना श्वास लेने में समस्या आती है आपको, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % है? सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? कितना है? ये वायुमंडल है, इसमें आपको आंसर करना है। एक तो बताना है नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन। एक बताना है जो आपको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और एक जो है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है डाइऑक्साइड। कर दे पवन, आंसर कर दे इनके। पवन आंसर कर दे इनके, क्या आंसर रहेंगे? सब अजय, अजय कहां गया? अजय, सबसे ज्यादा वायुमंडल में इनमें से कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कितने % है? 78। ऑक्सीजन कितनी है? लगभग बात करें 20.99%, यानी 21% है ये। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये भी आता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। हाँ, इसके अलावा जो भी है वो अन्य गैस है ना, अन्य गैस। अजय ये इतना आसान सवाल था ना, फिर भी कई बार एग्जाम में आता है, फिर गलत हो जाता है। हाँ, ये जो छोटे प्रश्न आते हैं ना सीधे सीधे, वो गलत होते हैं, क्योंकि टेढ़े मेढ़े जो क्वेश्चन होते हैं हार्ड वाले, वो तो होते ही नहीं है गलत। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होता है। जैसे पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई आना। खाना बनाने में, यदि आपसे सीधा सवाल पूछ ले, यदि आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए कि पहाड़ों पर खाना बनाने में दिक्कत क्यों होती है, तो आपका सीधा आंसर होगा वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण। अब वायुमंडलीय दाब में कमी है तो आप खाना ऊपर बना नहीं सकते, क्योंकि उस समय गुप्त उष्मा जो होती है, वहां लेटेंट हीट जो होती है, उसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई, इसका कारण भी वायुमंडलीय दाब है। वायुयान में बैठे यात्री और उसके पास पेन है। कौन सा पेन है? फाउंटेन पेन है। अब फाउंटेन पेन क्या होता है? अब कई बार सही वाला सा, बस। अच्छा, हाँ, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का रिसाव, स्याही का रिसाव। हाँ, स्याही का रिसाव हो जाता है। ऐसे टांग रखा है ना, तो यहां सफेद शर्ट है तो वो पूरा वाह जी। वो ये कह रहा है पेन नीला था ही नहीं, लाल है। तो लाल है तो लाल हो जाएगा, इसमें क्या है? तब शर्ट सफेद नहीं थी, क्या करें बताओ? इनका कोई इलाज? वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का रिसाव। एक क्वेश्चन लेंगे, उसका आंसर करना, फिर क्लास को हम समाप्त करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी होते हैं क्या कोई और? होते हैं। अधिक ऊंचाई पर जाने पर, अधिक ऊंचाई पर जाने
पर क्या होगा, नाक से खून का रिसाव। रोजाना वायुमंडलीय दाब हम पर 16,000 किलोग्राम का वजन डालता है, लेकिन शरीर के अंदर जो ब्लड होते हैं, इसके अलावा अन्य जो मौजूद तत्व है, वो भी अंदर से दबाव डालते हैं, इसलिए इनका बैलेंस बराबर हो जाता है, तब पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अब एक सवाल लेंगे और सवाल के बाद में क्लास को हम करने वाले हैं समाप्त। याद हो गया क्या? है कहना जरूरी है। तो फिर कल नहीं मिलना है क्या? वापस चेक करना है, लो फटाफट नोट करें आप। एक सवाल लेके क्लास को करेंगे हम समाप्त। एक सवाल लेंगे और इसका जो आंसर है ना, ये वाले देंगे, घातक वाले, घातक है ना इधर वाले सभी। चलो सभी दे देना। लिख लिए क्या सानिया भाई? चलो ठीक। ले ले, फिर आंसर करना। सर्दियों में, हाँ सर्दियों में लोहे की कुर्सी, हाँ जी, सर्दियों में लोहे की कुर्सी को छूने पर ठंडी, जबकि गर्मियों में गर्म, जबकि लकड़ी की कुर्सी को छूने पर कम ठंडी। अब आपको इसका कारण बताना है, क्या कारण है। अरे सर्दियों में, हाँ जब आप सर्दियों में यहां क्लास ले रहे थे, यदि यहां लोहे की कुर्सी होती तो जब आप बैठते तो उसमें ठंड ज्यादा लगती, ठंडी लगती है हाथ लगाने पर, और उसका उल्टा है, लकड़ी की ये जो कुर्सी है उसको हाथ लगाएंगे तो वो कम ठंडी लगेगी। ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है, इसका आंसर करें आप। किसके कारण है? क्या कारण है, बताओ भाई फटाफट। धातु का जो प्याला होता है उसमें चाय पीना कठिन है, जबकि जो मिट्टी का बना कप है उसमें चाय पीना आसान है। क्यों होता है ऐसा? क्या कारण होगा? नहीं पता, कोई बात नहीं है। यहां मैंने एक शब्द लिखा है लोहा, और लोहा क्या है? लोहा क्या है? धातु है। और धातु में क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह क्या हो जाता है आसानी से, है आसानी से होता है क्या? यानी इसमें जो चालन है वो आसानी से आ जाता है। क्या होता है? चालन। तो ध्यान देना है कि ये चालन विधि है। क्या है? चालन है। क्या है रे? चालन है। तो लोहा है, धातु है, इसमें उष्मा का आसानी से प्रवाह होगा, ये ठंडी लगेगी। जबकि ये जो कुर्सी है ये क्या है? लकड़ी। और लकड़ी क्या होती है जी, इसमें होगा ऐसा नहीं, इसलिए आपको कम ठंडी
महसूस होगी। ठीक है, तो लोहा धातु होने के कारण इसमें उष्मा का आसानी से चालन हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।